सभी को प्रणाम। डे 77 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आजकल हम लोग इसको मिस करते हैं या फिर ऐसी गलतियाँ करते हैं कि हम अपने छोटे बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। प्रायः आज के डिजिटल युग में मॉम्स लोग बच्चों को मोबाइल दे देती हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम प्रायः देखते हैं, सार्वजनिक जगह हो या फिर अपने घर में हो, बच्चों को हम मोबाइल से फुसलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुख से कहानियाँ कहने की बात यहाँ कही जा रही है, उससे बच्चे के बाल मनोविज्ञान पे काफ़ी इसका सकारात्मक असर पड़ता है। तो इसमें देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। बड़ा व्यक्ति हो या बच्चा, जिस वस्तु, विषय या चर्चा में उसका मन लगता है, उस स्थिति को कहते हैं तन्मयता। यह तन्मयता व्यक्ति के अंतर जगत पर इतने गंभीर और गहरे प्रभाव डालती है कि उसकी जीवन दिशा धीरे धीरे उसी ओर मुड़ने लगती है। आकस्मिक रूप से घटने वाली कोई घटना या बात जो हृदय को छू लेती है और तत्काल संबंधित व्यक्ति का जीवन प्रवाह बदल डालती है, उस समय तो व्यक्ति की तन्मयता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि लगता है कि समाधि ही लग गई। यहाँ बताया जा रहा है कि कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर किसी भी विषय या वस्तु में किसी की रुचि हो या मन लगता हो, उसको तन्मयता कहते हैं। और इस तन्मयता का उसके अंतर जगत पर यानी कि उसके अंतर मन पर इतना असर पड़ता है कि धीरे धीरे उसके जीवन के प्रवाह बदलते चले जाते हैं। उसके आचरण में, व्यवहार में, सीख में यही सीखने को मिलती है। इस तन्मयता से उसके जीवन की एक सीख मिलती है और उसी प्रवाह की ओर वो इतनी तन्मयता से लग जाता है, बहते चला जाता है कि उसको समाधि लग जाती है। यानी कि उतने उसमें तन्मय होकर वो काम करने लगता है, लीन हो जाता है कि उसको बाहरी चीज़ों की पता, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ दिखती ही नहीं है। पर ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ नहीं घटती, नहीं घटने की आशा की जानी चाहिए। इसलिए बच्चों के व्यक्तित्व को किसी सांचे में ढालना है तो आवश्यक है कि उनमें उपयुक्त संस्कार डालने से पूर्व संस्कार माध्यमों के प्रति तन्मयता उत्पन्न की जाए। यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर किसी भी सांचे में किसी को ढालना चाहते हैं तो उसमें उसकी तन्मयता यानी पूरी तरह से वो तन्मय होकर काम करे, यानी कि उसमें मन भी लगे, उसको मन लगे। इसके लिए उसके अंदर वो संस्कार डालने का प्रयास करें। वैसे मान लो कि हम किसी को अचानक से कहते हैं कि आपको 1 घंटों जप करना है, लेकिन उसके पहले उसको एक भी मंत्र न किया हो, उसका प्रैक्टिस ना हो, उसके अंदर इसका बीजारोपण न किया हो, तो अचानक वो बच्चा नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि इसकी कोई उम्र नहीं होती है। हम सोचते हैं प्रायः कि बड़े बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो जब तप करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन नहीं, अपने बच्चे के अंदर अच्छी चीज़ों की संस्कार, कोई ज़रूरी नहीं कि जब ही, कोई भी बातों की अच्छी संस्कार, चाहे वो उठने बैठने की सलीका हो, बात करने की तरीका हो, विनम्रता की बात हो या फिर संस्कार की बात हो, हम उसका बीजारोपण उसके अंदर बचपन से ही करने लगे। तन्मयता लाना एक बात है कि बच्चा किस माध्यम से तन्मय होता है। यह अलग बात है कि पहले की अपेक्षा दूसरा तरीका ही अधिक आसान है और व्यवहारिक है। हम देखते हैं बच्चा किसी गंभीर बात या विषय में रस नहीं लेता क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता इतनी विकसित नहीं होती। इसलिए बेहतर है कि ऐसा कोई माध्यम अपनाया जाए जिससे बच्चे को रस भी मिले और संस्कार भी। वह माध्यम है कथा कहानी सुनाने का। अभी बच्चे का प्ले स्कूल चलता है। प्ले स्कूल में देखिए खिलौनों के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है खेल खेल में कि कैसे पढ़ाई सिखा जाता है। उसी तरह अगर हम बच्चे को कोई भी रचनात्मक कथा या कहानी सुनाते हैं, उसमें उसके कैरेक्टर को बताते हैं, तो बच्चे के अंदर उस कैरेक्टर के साथ जीने की अभ्यास होती चली जाती है, उस कैरेक्टर को जीने लगता है। अब अपने बच्चों को हम अपराधियों का कहानी सुनाएंगे तो उसमें अपराध का ही एक तरह से डेवलपमेंट होगा, भाव का। अगर हम बच्चों में वीरता की कहानी सुनाएंगे तो उसमें वीर गाथा अगर सुनाते हैं तो वीरता की कहानी उसके अंदर डेवलप होगी। उसी तरह जैसा हम कहानी सुनाएंगे, जिस तरह की कहानी सुनाएंगे, जिस तरह के चरित्र उसके सामने उसका वर्णन करेंगे, वैसे उसके अंदर उसका बीजारोपण होता चला जाएगा। और ये सशक्त माध्यम क्या है? कथा और कहानी, जो हम अपने मुख से बच्चों को सुनाया करते हैं। अब तक हमारे देश में दादी और माताएं बच्चों को सोते समय कथा कहानियां सुनाती आई हैं, पर उनका स्तर इतना घटिया होता है कि बच्चों में कोई अच्छी वृत्ति पलने, अच्छे संस्कार उत्पन्न होने की अपेक्षा अंधविश्वास, भय और अज्ञान ही जड़ जमाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर या सुशिक्षित लोगों में भी तरह तरह के अंधविश्वास देखे जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनकी शिक्षा दीक्षा ठीक प्रकार से न हुई हो अथवा उनमें विचारशीलता का अभाव हो, वरन इसका कारण यह है कि बचपन में अम्मा दादी से उन्होंने भूत प्रेतों की, जादू टोनों की, टोने टोटकों की जो कहानियां सुनी थी, उनके संस्कार इतनी मजबूती के साथ मानस पर जम गए हैं कि पत्थर की लकीर बन गए हैं। ये बिल्कुल सही बात है और ऐसी घटनाओं का हम सामना भी करते हैं। जैसे मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक व्यक्ति हैं जो पढ़ाते हैं
और प्रायः मतलब हमारे घर आते हैं तो उनको मैं चाय नाश्ता जो एक होता है वो मैं तरीके से उनको देती हूँ। जब नवरात्रि शुरू हुए तो एक तो उन्होंने पूरे बाल को बढ़ा रखा था, दाढ़ी भी शेविंग भी नहीं की थी। मैं पानी रखी, कुछ देना चाहिए तो उन्होंने बोला मैडम आप 9 दिन भूल जाओ, मुझे कुछ मत दो। तो मैंने ठीक है, हो सकता है नहीं खाते होंगे शाम में। तो मैं बस जैसे ही वो आते थे मैं पानी एक बोतल दे देती थी या एक गिलास दे देती थी, नहीं तो पानी भी छोड़ के चले जाते थे। तो मुझे आश्चर्य होता था कि जो व्यक्ति 1-1.5 घंटे में मुझसे कई गिलास पानी मांगते थे, कई गिलास पानी पी जाते थे, वो एक बोतल का पानी से एक बूंद भी नहीं निकाले हैं। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि यानी कि बहुत लोगों की होती है कि इस 9 दिन में हम किसी दूसरे का पानी नहीं पिएंगे। तो मुझे लगा कि अभी भी लोग इसको निभाते हैं, वो भी खास करके शिक्षित व्यक्ति, वो भी पुरुष। बाद में मुझे पता चला कि वो लोग पानी किसी के घर का ये 9 दिन में नहीं पीते हैं। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, उनके अंदर ये बीजारोपण, ऐसा नहीं कि वो सुशिक्षित नहीं है, उनके अंदर बीजारोपण उनके ऐसे पारिवारिक संस्कार में दिए गए जिसका उन्होंने फॉलो किया। एक प्रभाव तो यह है कि बच्चों को कहानियां सुनाने का जो उन्हें आजीवन भीरू, कायर और अंध श्रद्धालु बनाए रहता है, उसका एक और उजला पक्ष भी है कि बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाई जाए जिसमें उनमें विचारशीलता जागे, अच्छी आस्थाएं उत्पन्न हो, अच्छी मान्यताएं जागृत हो और आगे चलकर उनका व्यक्तित्व फूल की तरह खिले तथा चंदन की तरह महके। यानी उनके अंदर ऐसी ग्रो अप हो कि वो उनकी खिलखिलाहट दिखे, वो इस तरह से उनका कृतित्व हो, उनका व्यक्तित्व हो कि उसकी महक दूर दूर तक जाए, उसकी खनक दूर दूर तक जाए। एक नहीं ढेरों उदाहरण है इस तरह के जिनमें कि बच्चों को केवल कहानियां सुनाकर ही योग्य बनाया गया। आचार्य विष्णु शर्मा की कथा प्रसिद्ध है कि उस राज्य के राजकुमार मंदबुद्धि और अयोग्य थे। राजा को बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। कोई शिक्षक नियुक्त किए गए पर कोई परिणाम न आया। अंततः विष्णु शर्मा ने अपने ढंग का एक अनूठा ही प्रयोग किया। जानवर पात्रों की कथा सुना कर राजकुमारों को योग्य और राजनीति में दक्ष बना दिया। उस प्रयोग का विवरण इतिहास में आज भी पंचतंत्र के नाम से मशहूर है। यानी कि विष्णु शर्मा की कथा थी जिसमें एक कैरेक्टर थी कि मतलब उसको कोई राजा का राजकुमार था, यानी उनका बेटा, वो मंदबुद्धि का था, लेकिन कथा और कहानी के द्वारा उसको इतना सशक्त बना दिया गया कि वो आगे चल के वो दक्ष राजनीतिज्ञ बना, राजा बना। राम लक्ष्मण को बाल्यकाल में जब विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए थे तो उनका अधिकांश शिक्षण कहानियों द्वारा ही किया। यहाँ तक कि सीता स्वयंवर के लिए आश्रम से जनकपुर जाते समय मार्ग में पड़ने वाले नदियों, वनों, स्थानों, पर्वतों और खंडरों तक के अतीत का विवरण कहानी शैली में बताते थे। महर्षि गौतम के उजड़े हुए आश्रम के संबंध में उन्होंने बताया था कि वह आश्रम इंद्र द्वारा गौतम पत्नी अहल्या को चले जाने के बाद इस दशा को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध के समय में सर्वसाधारण का बौद्धिक विकास इतना नहीं हुआ था कि वे गूढ़ राजनीतिक दार्शनिक सिद्धांतों को उसी स्तर की भाषा में समझ सके। इसलिए जातक कथाएं, वार्तालाप, दृष्टांत, उपदेश और कथा पद्धति को ही अपनाया गया। आजकल देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे पढ़ाई में भी डायग्राम बना दिए जाते हैं, चित्रण किए जाते हैं, चित्र बना दिए जाते हैं और चित्र के द्वारा उस कैरेक्टर को, उस कहानी को, उस सूत्र को, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, सब में बताए जाते हैं। तो उसी तरह कहानियों में जो दार्शनिक बातें जो होती कहानियों के माध्यम से बताकर लोगों को सरल पद्धति से समझाया जाता था। जीजाबाई अपने बेटे शिवाजी को लेकर पूना में अलग रही। वे चाहती थी कि मुगल शासकों के अधीन एक मामूली मुलाजिम पिता की परछाई और संस्कार मेरे बेटे पर ना पड़े, वरन वह हिंदू जाति का मुख उज्जवल करने वाला वीर पुरुष बनकर इतिहास में एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में चमके। इसलिए उन्होंने शिवाजी को बचपन से ही रामायण और महाभारत की वीरतापूर्ण कहानियां सुनाना प्रारंभ किया। फलस्वरूप शिवाजी में स्वदेश भक्ति, स्वतंत्र प्रेम, जाति और धर्म के प्रति निष्ठा की भावनाएं इस कदर जम गई कि वे बचपन से ही ग्वाले जाति के पिछड़े और अशिक्षित असभ्य बच्चों को संगठित कर युद्ध विद्या का अभ्यास करने लगे। इसलिए कहा जाता है कि बालक या बालिका के विकास में माता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसका एक सशक्त उदाहरण है जीजाबाई के द्वारा अपने बेटे शिवाजी को शिक्षित करना, जैसा कि हम लोग इस कैरेक्टर के बारे में जानते भी हैं। बाद में कोंडदेव शिवाजी के गुरु बने। सत्य और न्याय की भावना तब तक और भी परिपक्व हो चुकी थी। कोंडदेव में भी यही संस्कार बचपन से भरे थे। एक बार की घटना है कि कोंडदेव कहीं बाहर से आ रहे थे। रास्ते में एक बगीचा दिखाई पड़ा कि ऊपर सुंदर सुंदर पके हुए आम के फल लगे हैं।
एक आम तोड़ लिया, तभी संस्कारों ने कहा, अरे यह तो चोरी है, और उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप अपने हाथ काट लिए। यह शिक्षा भी कोंडदेव को अपने माता पिता द्वारा सुनाई कहानियों से मिली थी। यानी बच्चे के अंदर अपराध बोध आ गया कि उसने चुपके से आम तोड़ लिया और उसने अपने हाथ काट ली, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कहानियों के द्वारा, कैरेक्टर के द्वारा, चित्रण के द्वारा, कथा के द्वारा, उनके अपने माता पिता के द्वारा यह संस्कार नहीं दिए गए थे कि चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो किसी प्रकार की हो। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों को हम कहानियाँ सुनाएं, अर्थपूर्ण कहानियाँ सुनाएं, जीवन मूल्यों पर आधारित कहानियाँ सुनाएं, बहादुरी पर आधारित कहानियाँ सुनाएं, मतलब ऐसे महान पुरुषों की कहानी सुनाएं जिससे हमारा बच्चा सीखे और उस कहानियों को जीवन में उतारने का प्रयास करे, वो उसे आत्मसात करे, तो हमारा जो है कहानी कहना सार्थक होगा। और ऐसा हम प्रयास कर भी सकते हैं। तो हम बच्चों की कहानियाँ अवश्य सुनाएं ताकि हमारी भावी पीढ़ी का नव निर्माण हो। आज हम लोग स्वाध्याय यहीं तक रहने देते हैं। अब लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।